अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। So once again welcome to the subject supply chain finance। हमने लास्ट 2 वीक्स के अंदर इसको बेसिक्स इसकी जो है डेफिनेशंस डिस्कस की, हाउ इट्स वर्क्स, और उसकी एग्जांपल्स हमने कुछ ली और इसके कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी हमने देखे। एमएम मॉडल की हमने बात की। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं सप्लाई चेन फाइनेंस का, दैट इज द सप्लाई चेन फाइनेंस प्रोडक्ट्स एंड देयर बेनिफिट्स। जस्ट फॉर अ रिकॉल पर्पस, मैं इसकी डेफिनेशन को दोबारा रिफ्रेशर के तौर पर आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमने इसकी सप्लाई चेन फाइनेंस को डिफाइन किया कि दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ सप्लायर फाइनेंस in which supplier can receive the early payments on their invoices, and the supply chain finance have to reduce the risk of the supply chain disruptions, and it makes enable both the buyer and the supplier to optimize their working capital। तो ये सप्लाई चेन फाइनेंस को हमने डिफाइन किया था कि ये ऐसी फॉर्म है फाइनेंस की जिसको सप्लायर फाइनेंस भी हम यूजुअली कहते हैं, जिसके अंदर सप्लायर अपनी अमाउंट को रिसीव कर लेता है इन एडवांस, और बायर जो है वो भी अपनी पेमेंट्स को डिले कर लेता है, फॉर प्रोलॉन्ग कर लेता है फॉर अ फर्दर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और इस तरह से दोनों सप्लायर और बायर ऑप्टिमाइज करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल को, और इसका दोनों को बेनिफिट होता है। इसे हम सप्लाई चेन फाइनेंस कहते हैं। तो इस सप्लाई चेन फाइनेंस के कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। सप्लाई चेन फाइनेंस लीडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशंस जो हैं ग्लोबली, they came together in the global supply chain finance forum, and they asked to develop a standardized market definition for the supply chain finance, and they were concerned to make it more clear if there is any uncertainty in the terminology for technical and the non-technical discussions on supply chain finance। और उन्होंने इसको बेसिकली दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। एक कैटेगरी को उन्होंने रिसीवेबल परचेज प्रोडक्ट का नाम दिया, और नेक्स्ट कैटेगरी को उन्होंने लोन बेस्ड प्रोडक्ट्स का नाम दिया। अगर हम रिसीवेबल परचेज प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये क्या चीज़ है? रिसीवेबल परचेज प्रोडक्ट्स के अंदर बैंक्स फाइनेंस कर देते हैं सेलर को थ्रू परचेजिंग अ पार्ट ऑफ देयर एंटायर रिसीवेबल फ्रॉम द and you know and they take the responsibility of all the receivable amounts, और वो जो रिसीवेबल्स होते हैं वो भी सेलर की बैलेंस शीट में भी शो नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए और मिस्टर शफीक purchased some inventory items, some machinery, some spare parts,
some raw material from Mr. XYZ of your class, और मैंने जो आपसे चीज़ें खरीदी हैं, एंड आई कमिटेड विद यू कि मैं आपको 30 डेज टर्म्स के ऊपर पेमेंट कर दूंगा, कि जैसे मुझे चीज़ें रिसीव होंगी विद इन 30 डेज में आपको पेमेंट आपकी क्लियर कर दूंगा। आप अपनी चीज़ें मुझे डिस्पैच करते हैं, और जैसे आप चीज़ें सेल करते हैं तो आपका अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट जनरेट होता है कि आपने कोई चीज़ें उधार पे बेची, तो उसकी जनरल एंट्री आप क्या पास करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल इज डेबिट, सेल इज क्रेडिट। तो आपका अकाउंट रिसीवेबल का जो हेड होता है, अगर आप बैलेंस शीट में चले जाएं तो वहां पे आप इसको करंट एसेट्स में डिक्लेयर करते हैं। रिसीवेबल परचेज प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि वहां पे आप इसको करंट एसेट्स में डिक्लेयर नहीं कर सकते। वजह, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि जी मैं आपको 30 डेज के अंदर पेमेंट करूंगा। दरमियान में जो मेरा बैंक था, आपने मुझे कहा, आपने मेरे उस गारंटर बैंक से कहा कि अगर आप मुझे पेमेंट अभी दे दें, इंस्टेंटली दे दें, मैं उसके ऊपर आपको इतना डिस्काउंट कर देता हूँ कि आप, मैंने मिस्टर शफीक से लेने हैं 10,000 यूरो। अगर आप बैंक हैं, आप उसके गारंटर हैं, आप मुझे अभी पेमेंट दे दें डिलीवरी के फ़ौरन बाद, या डिलीवरी से परचेज ऑर्डर के फ़ौरन बाद, तो मैं आपको आपसे 10,000 नहीं, 9,500 यूरो लूंगा। और वो जो गारंटर बैंक है वो एग्री हो जाता है, इट्स ओके, मैं आपको दे देता हूँ 9,500 यूरो। और वो कहता है मुझे, बैंक मुझे कहता है कि मैंने आपकी जिम्मेदारी ली है, और आपको अगर फर्दर कोई रिलीफ चाहिए कि आप 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर सकते, आप 60 दिन के अंदर कर सकते हैं, तो आप मुझे 1% उसके ऊपर प्रॉफिट दे दें। तो आप 10,000 यूरो के ऊपर, तो आप मुझे 30 दिन की बजाय 60 दिन बाद वो पेमेंट कर दीजिएगा। तो दरमियान में जो बैंक ने रोल प्ले किया, उसने मेरे वेंडर को, सप्लायर को, XYZ फ्रॉम योर क्लास, उसको इंस्टेंट पेमेंट कर दी, और मैंने अपनी पेमेंट को मजीद 30 दिन के लिए डिले करा लिया। 60 दिन का टाइम मुझे भी मिल गया, और मेरे वेंडर को भी पेमेंट उसी वक्त डिलीवर हो गई, और दरमियान में बैंक ने अपना कुछ प्रॉफिट रख के हमारे दोनों की ज़रूरियात को पूरा कर दिया। दैट इज कॉल्ड द रिसीवेबल परचेज प्रोडक्ट्स। अब ऐसी सूरत में आप जो सेलर थे जिन्होंने मुझे 10,000 यूरो की प्रोडक्ट्स बेची हैं, और आपने वो जो अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट किया था, इनफैक्ट जैसे ही आपने बैंक, मेरे गारंटर बैंक से पैसे पैसे रिसीव कर लिए, तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर वो रिसीवेबल मजीद नहीं रहेगा। आपके पास वो कैश डेबिट होकर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अब बैंक के पास, क्योंकि बैंक अपना अगर कोई अकाउंट मेंटेन करेगा, तो वो उसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हुए कैश को क्रेडिट कर देगा। तो इस तरह से ये चेन चलेगी, और मुझे भी रिलीफ मिलेगा, और चीज़ें बेचने वाले को भी रिलीफ मिलेगा, खरीदने वाले को भी मिलेगा, और बैंक्स को भी इसके अंदर प्रॉफिट होगा, उनको भी बेनिफिट होगा। तो इस साइकिल को हम रिसीवेबल परचेज प्रोडक्ट्स सप्लाई चेन फाइनेंस कैटेगरी कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है, लोन बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब लोन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर दोनों सेलर और बायर दोनों लोन ले सकते हैं थ्रू प्रोवाइडिंग लोन अगेंस्ट द रिसीवेबल्स। वो उस रिसीवेबल के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं,
कोई अगर उनकी इन्वेंट्री वगैरह पड़ी हुई है तो उसके अगेंस्ट भी वो लोन ले सकते हैं। इसके अगेंस्ट क्या होता है कि जी आपने रिसीव करने हैं मिस्टर शफीक से, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे रिसीवेबल के, ये आप एज ए गारंटी रख लें। और शफीक ने क्योंकि 30 दिन बाद देने हैं, आप मुझे आज लोन कर दें, आज दे दें, 30 दिन बाद जैसे वहाँ से आएंगे वो मैं आपको पे बैक कर दूंगा। तो उसको हम कहते हैं लोन बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो ये दो मेजर कैटेगरीज हैं, रिसीवेबल परचेज प्रोडक्ट्स एंड लोन बेस्ड प्रोडक्ट्स। ये जो लोन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर आप सेलर की बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल को ओमिट नहीं करते, खत्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने लोन लिया है। स्टिल आपको जब मैं पेमेंट करूंगा तो वो आपके अकाउंट रिसीवेबल तब जाके खत्म होंगे, कैश होगा तो अकाउंट रिसीवेबल जाके क्रेडिट होगा, और उस अकाउंट रिसीवेबल को, उस कैश को अगेन यू विल हैव टू पे टू द बैंक। तो ये दो मेजर कैटेगरीज हो गई। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। सप्लाई चेन फाइनेंस की रिसीवेबल परचेज प्रोडक्ट्स कैटेगरी एंड लोन बेस्ड प्रोडक्ट्स कैटेगरी। ठीक हो गया जी। तो ग्लोबल फोरम जो था, सप्लाई चेन फाइनेंस फोरम, उन्होंने इन दो कैटेगरीज को मजीद फर्दर 8 प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड किया। सप्लाई चेन फाइनेंस की 8 प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड किया और उनकी वेरियस करैक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन किया। ठीक है जी। अब अगर हम फाइनेंसिंग के अंदर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो आप इन प्रोडक्ट्स को, फाइनेंस के अंदर प्रोडक्ट्स किसको कहेंगे? फर्ज किया आप कहते हैं जी एक इस्लामिक बैंकिंग है, वो एक प्रोडक्ट है। लीजिंग है, वो एक प्रोडक्ट है। ठीक है जी। वहाँ पे आप कहते हैं कि सेविंग डिस्काउंट पॉलिसी है, वो एक प्रोडक्ट है। तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं। इसी तरह से सप्लाई चेन फाइनेंस की भी प्रोडक्ट्स हैं जो क्रिएट की गई थ्रू सप्लाई चेन फाइनेंस ग्लोबल फोरम। उन्होंने इनको, इन दो कैटेगरीज को मजीद इसकी 8 प्रोडक्ट बनाई। सप्लाई चेन फाइनेंस की 8 प्रोडक्ट्स। इन 8 प्रोडक्ट्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 है रिसीवेबल डिस्काउंटिंग। प्रोडक्ट नंबर 1 रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग। इसको अगर हम डिफाइन करें तो ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेजेस इंडिविजुअल्स और मल्टीपल रिसीवेबल्स फ्रॉम अ सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ डिस्काउंट, and at the time of the maturity, the buyer pays back the receivable proceeds to the financial institution. ठीक है जी। रिसीवेबल डिस्काउंटिंग हमने पहले भी थोड़ा सा इसको डिस्कस किया कि जी आप अपने जो रिसीवेबल होते हैं उसके अगेंस्ट जो सेलर होता है गुड्स का या सर्विसेज का, वो कहते हैं जी मैंने 10,000 यूरो लेने हैं, आप मुझे 9,500 यूरो दे दें और वहाँ से जो पैसे आएंगे वो आप ले लीजिएगा। तो ये रिसीवेबल डिस्काउंटिंग कहलाती है कि मैच्योरिटी के टाइम तक आप उसको डिस्काउंट कर देते हैं। ये जब मैच्योर होंगे आप ले लेना, मैं आपको इसके ऊपर इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, यू मे हैव टू पे मी राइट नाउ और अर्जेंटली। ठीक है जी। इसके अंदर जो टारगेट क्लाइंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मोस्टली लार्ज सेलर जो होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं, वो अपने रिसीवेबल्स को प्लेज करा देते हैं, बैंक्स के अंदर रखवा देते हैं और उनसे कैश इंस्टेंटली ले लेते हैं ताकि उनका सप्लाई चेन का जो साइकिल है वो स्मूथ रहे, मेंटेन रहे। डिस्टिंक्टिव फीचर्स इसके क्या हैं जी? कि परचेज ऑफ रिसीवेबल इधर विद रिसोर्सेज और विदाउट रिसोर्सेज। दूसरा है जी डिस्काउंट एग्रीमेंट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू द बायर। जो डिस्काउंट एग्रीमेंट होता है आपका और आपके बैंक या उस ग्रंटर बैंक का, वो एग्रीमेंट बायर को शेयर नहीं होता।
आपका और मेरा जो आपने मुझे डिलीवरीज दी और मेरा जो बैंक गारंटी था दरमियान में, तो आपका और बैंक के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है वो आप मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे। डिस्काउंटेड एग्रीमेंट बायर के साथ शेयर नहीं होगा। नंबर 3 इसकी जो फीचर है दैट लोअर द टोटल फीस कंपेयर टू फैक्टरिंग एज रिसीवेबल डिस्काउंटिंग प्रोडक्ट्स do not usually have a sign up fee that factoring the products have। ठीक है जी। इसकी जो टोटल फीस है फैक्टरिंग के हवाले से, तो दैट इज लोअर कंपेयर टू द अदर्स। ये दो सप्लाई चेन फाइनेंस प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर अगर हम इसको फर्दर कैटेगराइज करें, यू मे सी हियर द रिसीवेबल प्रोडक्ट परचेज, ठीक है जी, एंड हियर आर द लोन्स बेस्ड, लोन बेस्ड एंड रिसीवेबल परचेजेस। रिसीवेबल परचेजेस की फर्दर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर रिसीवेबल डिस्काउंटिंग है, फैक्टरिंग है, क्या कहते हैं उसको, फोर फीटिंग है, फैक्टरिंग है, और पेबल फाइनेंसिंग और रिवर्स फैक्टरिंग है। जबकि लोन बेस के अंदर लोन और एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल है, डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंस है, लोन एडवांस अगेंस्ट द इन्वेंट्री है, और प्री शिपमेंट फाइनेंस है। ये जो चार प्रोडक्ट्स हैं ये लोन बेस्ड की हैं, और ये फर्स्ट फोर जो हैं ये रिसीवेबल परचेज कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी। नंबर 2, ये हम अभी परचेज फैक्टरिंग की प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। उसके अंदर नंबर 1 जो हमने देखा था दैट वाज डिस्काउंटिंग, रिसीवेबल डिस्काउंटिंग को हमने ऊपर डिस्कस किया है। और अब नंबर 2 के ऊपर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसीवेबल परचेजेस कैटेगरी को, दैट इज फॉर फिटिंग। फॉर फिटिंग क्या है जी? परचेज ऑफ a medium to long-term future payment obligations represented by financial instruments, letter of credit हो सकता है, promissory note हो सकता है, by a financial institution at a discount in return for a financing charge. At maturity, the buyer pays the face value to the financial institution, and the target client for the financial institution are SMEs seller। तो इसके अंदर क्या है जी, यहाँ पे आप यूजुअली वही काम है जो आपने परचेज डिस्काउंटिंग की बात की थी, ऊपर रिसीवेबल डिस्काउंटिंग की बात की थी। सो फोर फिटिंग के अंदर भी ये चीज़ होती है कि आपने जो गारंटी दी होती है थ्रू द लेटर ऑफ क्रेडिट, या कोई आपने प्रोमिसरी नोट दिया होता है आपने वेंडर को, तो वो वेंडर क्या करता है, वो प्रोमिसरी नोट या वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है, तो उसको कहते हैं जी ये मेरा लेटर ऑफ क्रेडिट आया हुआ है, ये है 10,000 पाउंड का। इस 10,000 पाउंड का ये जब मेच्योर होगा, तब मेच्योर होगा कि जब डिलीवरी मेरे पास पहुंच जाएगी, तब वो लेटर ऑफ क्रेडिट जाके मेच्योर होगा, तब जाके बाय सेलर को जाके पेमेंट डिलीवर होनी है। तो सेलर क्या करता है, वो पहले पहुंच जाता है बैंक के पास, कहता है जी जो लेटर ऑफ क्रेडिट आया हुआ है ना मेरे नाम पे, जो आपने मुझे मेरी डिलीवरी के बाद पेमेंट करनी है आपने मुझे, आप ऐसा करें, मैं उसके ऊपर आपको डिस्काउंट करता हूँ कि आप जब वो मैच्योर होगा मैं डिलीवरी कर दूंगा, तब आपने मुझे वो देने थे 10,000 पाउंड। मैं कहता हूँ आप मुझे आज दे दें, पहले वो पैसे दे दें, फिर मैं डिलीवरी करता रहूँगा। वो पहले पैसे दे दें जो आप 10,000 पाउंड देंगे, उसका सिर्फ आप मुझे 9,700 9,800 पाउंड दे दें, बाकी के आपके हुए, जब वो मेच्योर होंगे मैं डिलीवरी दे दूंगा, तो आप वहाँ से 10,000 पाउंड लेके आप रख लीजिएगा। तो इस तरह की जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉमिसिंग है, फाइनेंशियल डिस्काउंटिंग है थ्रू द लेटर ऑफ क्रेडिट और प्रोमिसरी नोट, इस एक्टिविटी को, इस क्या कहते हैं टाइप ऑफ क्या कह सकते हैं आप फाइनेंसिंग को आप
पोर्ट फिटिंग प्रोडक्ट कहते हैं सप्लाई चेन फाइनेंस की, ठीक है जी। और इसके जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि ओनली अप्लाइज टू द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में बनता है, फ्रॉम मल्टी नोट यूजुअली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में बनता है। तो ये पोर्ट फिटिंग जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होता है। और परचेज ऑफ रिसीवेबल टिपिकली विदाउट रिसोर्सेज, और यहाँ पे आप रिसीवेबल्स को बगैर रिसोर्सेज के क्या कह सकते हैं परचेज करते हैं, क्योंकि आपने अभी वो प्रोडक्ट्स बनानी है, डिलीवर करनी है, लेकिन उससे पहले आप उन रिसीवेबल्स को परचेज कर लेते हैं और उसके ऊपर आप कोई अमाउंट भी नहीं लगाते, उनको पहले आप पेमेंट डिलीवर करा लेते हैं अपने अकाउंट के अंदर थ्रू द बैंक, बैंक को आप थोड़ा प्रॉफिट दे देते हैं। requires an underlying financial instrument such as letter of credit, ये इसके अंदर मैंडेटरी होते हैं, कोई ना कोई इस तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो चाहिए होता है। और ये अप टू 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज टिपिकली पेड अप फ्रंट। और इसमें ये नहीं होता कि एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी अगर वो 10,000 पाउंड का लेटर ऑफ क्रेडिट था तो वो 9,000 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसे जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी फेस वैल्यू 100% रहती है, वो डी वैल्यू नहीं होते। वो अगर 10,000 का था तो 10,000 का ही रहेगा और आपको 10,000, बैंक को 10,000 ही मिलेंगे, ठीक है जी। द नेक्स्ट इज the responsibility for managing the uh, sorry the next is factoring। फैक्टरिंग आपके पास जो है इसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट वन आपने रिसीवेबल डिस्काउंटिंग पढ़ा, सेकंड आपने फॉरफिटिंग पढ़ा, और अब जो थर्ड पढ़ रहे हैं दैट इज फैक्टरिंग। अगेन ये परचेज क्या कह सकते हैं आपके रिसीवेबल परचेज कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं सप्लाई चेन फाइनेंस के अंदर। फैक्टरिंग जो होती है इसको अगर डिफाइन करें, सो दिस इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस purchases individual or multiple receivables from a seller of the goods and the services at a discount, ठीक है जी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो परचेजर से या इंडिविजुअल से या मल्टीपल रिसीवेबल से गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट डिस्काउंट क्या कहते हैं खरीद लेते हैं, उनके रिसीवेबल्स खरीद लेते हैं और एट द डिस्काउंट। एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आल्सो takes responsibility for managing the debt portfolio and collecting the receivables at the maturity. The buyers pays the invoice proceeds to the financial institution, ठीक है जी। इसके अंदर ये होता है कि आपका सिर्फ बायर सेलर नहीं, जो भी रिसीवेबल्स हैं आपके, उन रिसीवेबल्स के अगेंस्ट 1 2 3 4 मल्टीपल भी हो सकते हैं, या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जिससे आपने कोई अमाउंट लेनी है, उसको प्रोडक्ट नहीं बेची है, आपने कोई और अमाउंट उससे लेनी है। तो जितने भी रिसीवेबल्स होते हैं उन रिसीवेबल्स के अगेंस्ट आप अपनी क्या कहते हैं डिस्काउंटिंग करा सकते हैं कि मैंने आपके साथ आपसे उधार लिए थे और आपको कहा था जी मैंने 10 जनवरी को आपको वापस करूंगा, 15 जनवरी को वापस करूंगा। तो आपने बैंक को दरमियान में डाला, उसको आपने कहा जी मैंने मिस्टर शफीक से इतने पैसे लेने हैं, ये उसका मेरे पास चेक पड़ा हुआ है, फलां डेट को उसने मुझे पेमेंट करनी है। तो आप ऐसा करें, मैं उससे जो लूँगा वो है 50,000 रुपये। आप 50,000 मुझे आज ही 45,000 दे दें और जनवरी में 50,000 आप शफीक से ले लीजिएगा, ठीक है। वो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी फैक्टरिंग हो सकती है, कंपनीज के अगेंस्ट भी फैक्टरिंग हो सकती है, बट मस्ट शुड बी अगेन अगेंस्ट द रिसीवेबल्स। और मेच्योरिटी के ऊपर द बायर्स पे द इनवॉइसेस प्रोसीड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बायर्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इनवॉइसेस दे देते हैं और वो जैसे इनवॉइसेस देते हैं उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पेमेंट हो जाती है। इसके अंदर जो टारगेट क्लाइंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एसएमई सेलर यूजुअली, इसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं वो ये हैं जी। द परचेज ऑफ रिसीवेबल्स इधर विद रिसोर्स और विदाउट रिसोर्स, एंड नेक्स्ट इज अनलाइक द रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग
and the factoring agreement must be disclosed to the buyers as the financial institution will need to engage directly with buyers for collection. तो यहाँ पे सेलर का और बायर का जो एग्रीमेंट हुआ है वो लाजमी डिस्क्लोज होना चाहिए बैंक के दरमियान कि हमारा एग्रीमेंट, मेरा आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो क्या है और कितनी अमाउंट की चीज़ें मैं आपसे खरीद रहा हूँ और कितने पैसे मैंने आपको जनवरी को देने हैं, वो बैंक को ये तमाम तर इंफॉर्मेशन शेयर होगी. देन द बैंक विल बी getting the payment from me on the behalf of you, और आप जो है you will get the payment from the bank instead of me. ठीक है जी. And the higher total fees as compared to the receivable discounting with financing rate and services charges, sign up fee and other charges इसके usually ज़्यादा होते हैं दूसरी products की निस्बत, and up to 80% of the face value of the receivable is typically paid upfront. यहाँ पे जो होती है बैंक जो होते हैं वो 100% आपको नहीं पे करते, नेशनल इंस्टीट्यूशंस वो अप टू 80% कह देते हैं कि ठीक है जी हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं. हो सकता है मिस्टर शफीक पेमेंट ना दे दे तो पूरी ना दे, टाइम पे ना दे, तो हम अपने रिस्क को रिड्यूस करते हैं. आपने उससे 10,000 लेने हैं तो हम 10,000 के 80% जो बनता है उस 80% के हम आपको पेमेंट देते हैं, और उस 80% के ऊपर भी हम इतनी परसेंट या इतनी फ्रैक्शंस जो है एज ए बैंकिंग चार्जेस या डिस्काउंटिंग हम आपसे लेंगे. तो इस तरीके को हम कहते हैं फैक्टरिंग. द लास्ट वन इन द परचेज कैटेगरी, रिसीवेबल्स कैटेगरी, दैट इज पेएबल फाइनेंस. रिवर्स फैक्टरिंग भी इसको हम कहते हैं. तो इसकी जो डेफिनेशन है जी, बायर्स लेड प्रोग्राम इन विच सेलर्स सेल देयर रिसीवेबल्स टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे जो सेलर है वो आपके अपना रिसीवेबल जो है वो बेच देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एग्री होते हैं टू द फाइनेंस कि दीज नॉन investment grade sellers based on the credit worthiness of the buyers. The buyers pays the principal amount owed at the invoices maturity due date to the financial institutions. और इसके अंदर ये है जी जो सेलर था उसने अपने अकाउंट रिसीवेबल बेच दिए बैंक को और बैंक से पैसे ले लिए. अब बैंक है उसने ही मुझसे पेमेंट कलेक्ट करते रहना है और उसने ही मुझसे पेमेंट्स लेनी है. तो अब मेरा जो एग्रीमेंट हो गया वो बैंक के साथ हो गया है. बैंक को मैंने पेमेंट देनी है इंस्टेड ऑफ यू कि आप थ्रू बैंक उसको रिसीव कर चुके हैं बैंक से. अब इस तरह की कैटेगरीज को हम जो कहते हैं दैट इज कॉल्ड द पेबल्स फाइनेंसेस. और इसके अंदर जो है डिस्टिंक्टिव फीचर जो इसके हैं, यूजुअली इसके अंदर लार्ज बायर्स होते हैं और द प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय द बायर्स अनलाइक अदर रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग टेक्निक्स. और इसके अंदर अनकंडीशनल अप्रूवल्स होती हैं ऑफ द अकाउंट्स पेबल इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट बाय द बायर्स विदाउट रिसोर्सेज. तो अब टाइम ऐसा तो नहीं है हमारी इस प्रेजेंटेशन या इस लेक्चर का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए और ये अपलोड ही ना हो पाए. फिर लेट मी चेक. खैर कोशिश करते हैं इसको जल्दी से कवर करने की. सो द नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी थी लोन्स और एडवांसेस के हवाले से, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं लोन या एडवांस अगेंस्ट द रिसीवेबल्स, के बैंक आपको लोन दे देता है जो आपने चीज़ें बेची थी उनके अगेंस्ट, क्या आपको जब पेमेंट आएगी तो ठीक है आप उनसे लेके हमें दे दीजिएगा, तब तक आप हमसे अपना कारोबार चलाने के लिए उस पेमेंट के अगेंस्ट ये लोन ले लें. So this transaction is typically made against the security of the such receivable
इसके अंदर जो आपके रिसीवेबल्स होते हैं, जो आपने पेमेंट मुझसे लेनी होती है, वो एज ए सिक्योरिटी होते हैं कि हाँ जी वहाँ से मिलेंगे तो आपका खाता पूरा कर देंगे, वो सिक्योरिटी है। वो डॉक्यूमेंट जो मेरे होंगे वो आप एज ए सिक्योरिटी रखेंगे, लेकिन मैं आपको पेमेंट दूंगा ना कि बैंक को, और आप फिर बैंक को देंगे। इस तरह की जो पेमेंट्स हैं इसको हम लोन्स कहते हैं। इसको हम रिसीवेबल या डिस्काउंटिंग कैटेगरी के अंदर नहीं डालते, ये लोन्स होंगे। और इसके अंदर सिर्फ ये है कि आप जो चीज़ प्लज करवा रहे हैं, जो चीज़ आप गिरवी रखवा रहे हैं, एज ए गारंटी रखवा रहे हैं, दैट इज शफीक और अदर सच कंपनीज जिनको आपने चीज़ें बेची हैं कि हाँ जी इनसे मुझे पैसे मिलने हैं और ये पैसे मैं आपको वापस आपका लोन लौटाने में इस्तेमाल करूँ। इसके अंदर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं यूजुअली एसएमईज इसका टारगेट क्लाइंट होते हैं। और इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स की अगर हम बात करें, दिस वन इज ए सिक्योर्ड लोन collateralized by upfront और future receivables, कंपैरेटिवली सिक्योर्ड कहलाता है जी। आपने मुझसे लेके उसको दे देने हैं, बैंक्स भी जानते हैं जी हाँ इसने फलां बंदे से पैसे लेने हैं तो आएंगे तो ये फिर हमें दे देगा। and it is extended to the sellers with a strong credit rating। और जितनी उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी उसी तरह से सेलर्स को वो ज़्यादा अमाउंट या उसकी क्या कहते हैं लोनिंग जो है वो उस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। एंड इट इज़ यूजुअली एक्सटेंडेड अगेंस्ट unapproved invoices by the banks with resources to the suppliers। and The suppliers and the banks prefer not to purchase these unapproved invoices since there is a wide performance fraud and dilution risk। यहाँ पे आप बैंक जो है वो डिस्काउंटिंग पे क्यों नहीं जाते? बैंक्स यहाँ पे रिलक्टेंट होते हैं कि ये यूजुअली अनअप्रूव्ड इनवाइसेस के अगेंस्ट होता है कि वो इनवाइस अभी अप्रूव नहीं हुई होती। हमने आपने जो एग्रीमेंट्स किए होते हैं, जो सेल परचेज की होती है, वो अभी कुछ मेच्योरिटी की तरफ वो नहीं होती। और वो इनवाइसेस अगर अनअप्रूव्ड हैं तो बैंक फिर अपना रिस्क नहीं लेता। वो उस रिस्क की जानब जाने की बजाय वो कहता है ठीक है आप खुद शफीक से ले लीजिएगा, एंड आई विल पे यू दिस अमाउंट एज ए लोन। और जब आप वहाँ से लेंगे तो आप मुझे लौटा दीजिएगा, एंड आई विल चार्ज यू दिस such type of particular ratio or amount on this whole amount for this time period। तो वो इस तरह से डिसाइड हो जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंस नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रोडक्ट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंस। डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोवाइड फंड्स टू होल्ड द गुड्स फॉर सेल एंड टू रिड्यूस द लिक्विडिटी गैप। तो इसलिए ये इस्तेमाल होता है डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस। और द फंडिंग इज यूजुअली provided through the direct financing by means of the loan, and is a subject to the annual review। And at the maturity, the distributor repays the finance to the financial institution। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो चीज़ आपको फाइनेंसिंग से ले रहे हैं तो द डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस के ज़मरे में लाते हैं। अगर आप इसको इन सिंपल वर्ड्स एक्सप्लेन करना चाहें कि जो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मल्टीनेशनल्स जो होती हैं, ठीक है जी, उनको वो गुड्स खुद नहीं बेच रहे होते, उनको डिस्ट्रीब्यूटर हायर्स करने पड़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करने पड़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिर क्या होता है जी, कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और फिर कुछ जो है गुड्स
कंपनीज अपनी इन एक्सेस रख देती हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि हाँ जी, आप ये बेचें तो हमें पैसे दें। अब वो एक बहुत बड़ा सेटअप होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसके अंदर जो फंडिंग होती है वो यूजुअली डायरेक्ट फाइनेंसिंग के मीन से होती है, और एनुअल रिव्यू करके आप अगर कोई क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स को होल्ड करने का या डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से उस फाइनेंशियल लिक्विडिटी को, फाइनेंशियल गैप को लिक्विडेट करने के लिए आप कोई फाइनेंसिंग करवाते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंस। यूनिलीवर पाकिस्तान उसका डिस्ट्रीब्यूटर इन बहावलपुर है, ठीक है। यूनिलीवर ने 2, 4 और 5 मिलियंस की प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास रखवा दी, और डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं जी ऑफ कोर्स यूजुअली यही होता है कि सेल करते हैं और फिर पेमेंट करते हैं टू द कंपनी। हाँ, एक सम अमाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर वो एज ए सिक्योरिटी मौजूद होती है कंपनी के पास, लेकिन उसके बाद वो प्रोडक्ट बेचते हैं तो कंपनी को पेमेंट देते हैं। तो इस सूरत के अंदर कंपनी के जो फाइनेंसेस हैं वो होल्ड हो जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास गुड्स पहुंच गई, वो बिकेंगी तो पैसे आएंगे, तब जाके उनका वो साइकिल चलेगा। तो उनकी जो फाइनेंशियल चेन है, सप्लाई चेन है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उस सप्लाई चेन को स्मूथ रखने के लिए व्हाट दे हैव टू डू, वो उस डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट, उस डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री के अगेंस्ट अगर आप कोई फाइनेंस ले लेते हैं, कंपनी कोई फाइनेंस ले लेती है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंस कहते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर यूजुअली लार्ज स्केल की जो कंपनीज हैं, सेलर हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। और इसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं वो ये हैं कि anchor party must have a degree of exposure to motivate successful conduct of the distributors contractual agreements, or an agreement between the anchor party and the financial institution is required to ensure the loan is paid back by the distributor, and the financing is provided without resources, with the financial institution taking on sole responsibility of the collection। तो इसको, इस साइकिल को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस। ये प्रोडक्ट जो आपकी है डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस कहलाती है। द सेकंड लास्ट इज लोन एडवांस अगेंस्ट इन्वेंट्री। आपके पास जो इन्वेंट्री रखी हुई है एट टू ए बायर्स और ए सेलर, दोनों पार्टीज के पास अगर कोई इन्वेंट्री है वो होल्ड करते हैं, वो बेल्स, काटन बेल्स की सूरत में है, राग काटन की सूरत में है, ठीक है जी। तो फिनिश गुड्स हैं या सेमी फिनिश गुड्स हैं, तो उनको आप प्लज करवा लेते हैं, उनके अगेंस्ट उनको एज ए सिक्योरिटी आप करवा देते हैं, और आप एक अमाउंट ले लेते हैं। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेक्स अ राइट और अ सिक्योरिटी टू कंट्रोल ओवर द अंडरलाइंग एसेट्स। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ये राइट चला जाता है कि वो इस इन्वेंट्री के हवाले से, उस एसेट्स के हवाले से कोई उनका कंट्रोल उनके पास हो, ठीक है जी। और वो अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए उस इन्वेंट्री का कंट्रोल ले लेते हैं। एंड द प्रोसीड्स ऑफ सेल्स आर यूज्ड फॉर रीपेमेंट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और उस इन्वेंट्री की जो सेल का प्रोसेस होता है उसके अंदर भी वो पार्ट होते हैं, एक्टिव प्लेयर होते हैं। जैसे वो इन्वेंट्री सेल होती है, उससे जो पेमेंट आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको अपने आप को अपने लोन के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। और इसके अंदर जो टारगेट क्लाइंट हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, वो हैं ऑब्वियसली द लार्ज बायर्स और सेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो इसके भी जो फीचर्स हैं, यूजुअली टेक्स अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट or assignment of the rights and exercise of measures of the control on the goods।
or financing is provided with the resource to the seller and the buyers. So the here is a last one product जो कि प्री शिपमेंट फाइनेंस के हवाले से है। प्री शिपमेंट फाइनेंस प्रोडक्ट क्या है? ए लोन प्रोवाइडेड टू ए सेलर by a financial institutions for sourcing, manufacturing, or converting of semi-finished goods into the finished goods, which are then delivered to the buyers, and the financial institutions usually provisions a percentage of the value of the order as an advance with disbursement in stages as the order is fulfilled, and at the maturity the seller repays the financial in amount to the financial institution. आपको जैसे इस स्टेटमेंट के अंदर शो किया गया है कि होता यूं है, आप सेलर हैं और मैं अगर बायर हूं, तो मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया है, एंड नाउ यू वेंट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी बैंक के पास आप चले गए हैं एंड यू टोल्ड देम कि जी मैंने ये एग्रीमेंट किया है मिस्टर शफीक के साथ, और उस कंपनी को हम इतनी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने जा रहे हैं, हमारे पास इतना इन्वेंट्री है, इतना रॉ मटेरियल है, इतनी फिनिश गुड्स पड़ी हैं जिनको हमने सेमी फिनिश गुड्स पड़ी हैं जिनको हमने फिनिश गुड्स बना के डिलीवर करना है। तो ये इतना बड़ा हमारा परचेज ऑर्डर है, ये परचेज ऑर्डर्स की डिटेल है और ये वाला परचेज ऑर्डर और एग्रीमेंट है। इसके अगेंस्ट आप अगर हमें फाइनेंसेस दे दें ताकि हम इन चीज़ों को जल्दी से फिनिश गुड्स करते हुए उसको डिलीवर कर दें और हमारी पेमेंट्स हमें मिलना शुरू हो जाए। तो इस तरह की जो डील होती है बैंक के साथ, दैट इज कॉल्ड द प्री शिपमेंट फाइनेंस, कि आप अभी चीज़ें शिप नहीं की होती बायर्स को, लेकिन आप अभी उसको कन्वर्ट करने जा रहे होते हैं सेमी फिनिश से फिनिश गुड्स की तरफ भी अगर कन्वर्ट करने जा रहे हैं, स्टिल आप अगर उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट कोई पेमेंट लेते हैं, लोन लेते हैं किसी बैंक से, तो उसको हम कहते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और इसकी प्री शिपमेंट फाइनेंस के जो बेसिक्स फीचर्स हैं वो ये हैं कि इसके अंदर परचेज ऑर्डर, डिमांड फोरकास्ट और अंडरलाइंग कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है अगेंस्ट द फाइनेंसेस आर प्रोवाइडेड, वो हमें उनको देना पड़ता है कि जी बायर और सेलर का ये एग्रीमेंट हुआ है, ये परचेज ऑर्डर है। और financing is provided in stages as the order is fulfilled and the resources। और इसके अंदर जो फाइनेंस है, ये नहीं है कि बैंक आपको उसी वक्त सारी अमाउंट उठा के दे देगा, वो भी आगे फर्दर इंस्टॉलमेंट बना देता है कि जी अच्छा जी आप इसको फिनिश गुड्स तक आपने इतने लॉट्स का ऑर्डर तैयार कर लेना है, वो डिलीवर होगा तो उसके अगेंस्ट जितनी पेमेंट आएगी उसमें से आप इतने परसेंट मुझे दे देंगे, बाकी आप नेक्स्ट ऑर्डर भेजेंगे, नेक्स्ट भेजेंगे, और जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो देन यू हैव टू पे मी द 100% अमाउंट एट दिस स्टेज। तो इस तरह का एग्रीमेंट होता है, इस तरह की जो है उसके अंदर डील्स होती हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को सप्लाई चेन फाइनेंस की प्रोडक्ट्स समझ आई होंगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर, you can make it note down and can ask me through the WhatsApp। आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप वॉइस नोट भेज सकते हैं, या फिर आप इसको नोट करके रख सकते हैं और कमिंग क्लास में हम इसको इन डिटेल डेप्थ दोबारा एक्सप्लेन करके आप लोगों को मैं बता सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर एंड योर अटेंटिवनेस। आई बिलीव कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, एंड यू विल स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ एट योर होम। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर and for your uh, the completion of your such online studying process. So stay blessed. Allah Hafiz.